रेजोनेंस से मैं देवेश गुप्ता, फैकल्टी सोशल साइंस। आज करंट अफेयर्स में एक ऐसे इशू पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं जो वास्तव में तो एक दुख की खबर भी है और कहीं ना कहीं देश के लिए भी ये एक ऐसी दुखद स्थिति है जबकि एक देश के प्रतिष्ठित व्यक्ति का निधन हो गया है। हम प्रतियोगी परीक्षाओं में जो बैंक से रिलेटेड एग्जाम है वहाँ पर तो ये प्रश्नों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है ही है। अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जहाँ कहीं डिस्क्रिप्टिव पेपर है या यूं कहें वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात की जाती है, वहाँ पर भी कई क्वेश्चंस इस टॉपिक में से आपको यहाँ पर मिलेंगे जो आने वाले एग्जाम में, आने वाले समय के जो एग्जाम है उनके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो एक ऐसे व्यक्तित्व का निधन हुआ जो देश के जाने माने व्यक्ति थे, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और जब चर्चा कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड भी वहाँ डिस्कस होंगे जो आपके लिए एग्जाम में सक्सेस का बेस बनेंगे। अभी हम जिस विषय को पढ़ने जा रहे हैं वो करंट अफेयर से रिलेटेड है। और देखिए यहाँ पर मैंने जो विषय का नाम दिया है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन दिया है। जब हम एम.एस. स्वामीनाथन की बात कर रहे हैं तो देश के जाने माने प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। तो देश के जाने माने प्रतिष्ठित व्यक्तियों की बात की जाए तो मैंने आपको दिया है देश के प्रतिष्ठित कृषि वैज्ञानिक थे। तो देखिए यहाँ पर कृषि वैज्ञानिक थे और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ये पूर्व आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, तो पूर्व आईपीएस ऑफिसर भी रहे और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें तो कृषि वैज्ञानिक के रूप में भी इनकी उपलब्धि रही। तो कृषि वैज्ञानिक के रूप में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की जब बात की जाती है तो देखिए पहला लाइन के बाद जो दूसरी जो लाइन है हरित क्रांति के जनक, तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते थे? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन कहलाते हैं और देश के प्रतिष्ठित कृषि वैज्ञानिक थे जिनका हाल ही में 28 सितंबर 2023 गुरुवार को चेन्नई में निधन हो गया। 98 ईयर के थे, 1925 में इनका जन्म हुआ था। तो 98 साल की आयु में इनका निधन हुआ। तो आपको यहां पर बता दूं कृषि वैज्ञानिक थे, देश ने एक कृषि वैज्ञानिक खो दिया है। तो हाल ही में इनका निधन हुआ, इस पर हम लोग यहां पर चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में। प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से एक तो महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन जो बार बार बनता है और पूछा जाता है, भारत में हरित क्रांति के जनक, कितने ही एग्जाम्स में ये पूछ लिया गया है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन कहलाते हैं। अब देखिए यहां पर देखिए 60 के दशक में जब अकाल का दौर की बात की जाती है तो 60 के दशक में अकाल के दौरान गेहूं और चावल की उन्नत किस्में आपके द्वारा विकसित की गई। तो जिनका हाल ही में निधन हुआ है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन एग्रीकल्चर के क्षेत्र में प्रतिष्ठित कृषि वैज्ञानिक थे, इसलिए जाने जाते थे, हरित क्रांति के जनक थे। अब यहां पर दो फसलों की बात की जा रही है, गेहूं की बात की जा रही है, इसके अलावा एक चावल की बात की जा रही है। तो 60 के दशक में अकाल के दौरान गेहूं और चावल की उन्नत किस्में विकसित हों। तो देखिए यहां पर कहीं ना कहीं जब आजादी मिली तब से ही कहीं ना कहीं बंगाल की बात की जाए तो वहां पर भी फूड की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, अन्न की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। अकाल के दौर से भी हम निपटते रहे, किसी तरह से हमें उत्पादन बढ़ाने की सख्त आवश्यकता थी, भुखमरी की स्थिति से हमको निपटना था। तो ऐसा समय आया जबकि 60 के दशक में गेहूं और चावल की उन्नत किस्में विकसित की गई और 60 के दशक में जो उन्नत किस्में विकसित करने का कार्य किया वो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा किया गया। तो यहां पर देखेंगे अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि रही कि अकाल से निपटने के लिए उन्नत किस्मों को विकसित करना, उत्पादन बढ़ाना। हरित क्रांति की एक सामान्य परिभाषा भी यही कही जाती है कि पर हेक्टर लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का यूज करके पर हेक्टर में प्रोडक्शन को हम किस तरह बढ़ाएंगे, ये एक तरह से रिलेटेड फैक्ट था किससे? हरित क्रांति को। अब हरित क्रांति से अब यहां पर देखिए क्योंकि विशेष रूप से गेहूं के उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाया, तो अगर हम यहां पर कहेंगे कि हरित क्रांति की दो मुख्य फसलें कौन सी है, ग्रीन रिवॉल्यूशन की दो मुख्य फसलें कौन सी हैं, तो एक तो गेहूं था और एक कौन सा था स्टूडेंट? चावल था। तो गेहूं और चावल के मामले में अगर हम लोग बात करें तो उत्पादन तो बढ़ाया ही बढ़ाया, मुख्य फसलें तो थी, लेकिन गेहूं के मामले में तो हम यहां पर बात करेंगे देश को आत्मनिर्भर बना दिया। तो कहीं ना कहीं गेहूं की कमी से जो हम लोग जूझ रहे थे, तो गेहूं के मामले में हम धीरे धीरे हरित क्रांति आने पर आत्मनिर्भर होने हो गए। तो इसका बहुत बड़ा श्रेय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन
स्वामीनाथन को जाता है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन जिनका 98 ईयर में हाल ही में निधन हुआ। एक से ज्यादा उपलब्धियां आप किए। देखो आपको पद्मश्री मिला 1963 में दिया गया, पद्म भूषण की बात की जाए 1972 में दिया गया, पद्म विभूषण की बात की जाए 1989 में दिया गया। आप रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति थे, आपको 1971 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। अल्बर्ट आइंस्टीन पुरस्कार आपको 1986 में दिया गया। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आपकी बात की जाए तो इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च की बात की जाए तो वहां पर आप अध्यक्ष के रूप में सेवाएं दे चुके थे। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के आप अध्यक्ष रह चुके थे। इसके अलावा राज्यसभा के लिए नामित सदस्य रहे। तो कुल मिलाकर 2007 में आपको राज्यसभा के लिए नामित किया गया। इसके अलावा प्रतिष्ठित पत्रिका है टाइम मैगजीन। तो प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम मैगजीन ने 20वीं सदी के 20 सबसे प्रतिभाशाली एशियाई लोगों में से एक उनको माना। तो कुल मिलाकर टाइम मैगजीन में अगर हम पर्सनालिटी की बात करें, व्यक्तित्व की बात करें, तो 20वीं सदी के सबसे प्रतिभाशाली 20 लोगों की सूची में, एशियाई लोगों की सूची में आपका नाम शामिल किया गया डॉक्टर MS स्वामीनाथन का। तो MS स्वामीनाथन की एक से ज्यादा यहां पर उपलब्धियां रही। अन्य उपलब्धियों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे अभी यार। तो कुल मिलाकर के यहां पर आपको उनकी एक से ज्यादा उपलब्धियां दिखाई दे रही है। टाइम मैगजीन के में भी की सूची में भी वो शामिल रहे। इसके अलावा यहां पर आपके लिए एक अच्छे क्वेश्चंस में MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो मैं आपको ये बता दूं, आईपीएस की जो नौकरी है, आईपीएस की जो जॉब थी उसके छोड़ करके उन्होंने एक फाउंडेशन की स्थापना की जिसे MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन कहा जाता है। तो ये MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? स्वामीनाथन के द्वारा ही की गई थी। और डॉक्टर MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की जो स्थापना ही उसका उद्देश्य क्या था? भूख और गरीबी उन्मूलन उसका उद्देश्य है। तो ये जो फाउंडेशन कार्य करता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, इसका उद्देश्य क्या है? भूख और गरीबी उन्मूलन इसका उद्देश्य है। इसके अलावा किसान को ज्ञान और नई कृषि तकनीकों के बारे में जानकारियां मिलती रहे, किसान को लेटेस्ट जानकारियां मिलती रहे, यह भी इस फाउंडेशन का उद्देश्य है। तो कहीं ना कहीं अभी ये जो फाउंडेशन है वो वर्तमान में भी काम कर रहा है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक कौन थे? खुद डॉक्टर MS स्वामीनाथन ही थे। तो उनकी अपनी एक उपलब्धि रिसर्च फाउंडेशन की, उन्होंने स्थापना की स्टूडेंट। तो यहां पर इतने सारे उनकी उपलब्धियां रही हैं, इतने सारे पुरस्कार उनको यहां पर दिए गए। इसके अलावा अपने आप में एक अच्छा जीके का क्वेश्चन हो सकता है अगर हम लोग यहां पर बात करें कि जो विश्व का पहला खाद्य पुरस्कार है, तो फूड प्राइस जो है विश्व का पहला जो है वर्ल्ड फूड प्राइस की जब बात की जाए तो वर्ल्ड का जो पहला फूड प्राइस है वो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को ही मिला था। तो वैश्विक स्तर पर अगर हम लोग यहां बात करें कि वर्ल्ड फूड प्राइस की बात करें तो कल्चर के फील्ड में जो पुरस्कार दिए जाते हैं उनमें ये एक सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। तो आपको देखिए यहां पर विश्व का प्रथम खाद्य पुरस्कार इनको दिया गया। आपने 60 के दशक में अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग, तो नॉर्मन ई बोरलॉग के साथ जो आपने कार्य किया तो वो 60 के दशक में कार्य किया। काल के दौरान उन्नत किस्में कैसे विकसित की जाए, उनसे प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए, इस पर भी काम किया गया। तो यहां पर एक नाम आ रहा है स्टूडेंट, नॉर्मन ई बोरलॉग की बात कर रहे हैं। नॉर्मन बोरलॉग यहां पर आपको बता दूं विश्व में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। अब देखिए जब हम करंट अफेयर्स का कोई वीडियो शेयर कर रहे हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो यहां पर एक क्वेश्चन और आपके लिए मिल गया है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक, विश्व हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? नॉर्मन ई बोरलॉग कहलाते हैं। तो नॉर्मन ई बोरलॉग विश्व हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? डॉक्टर MS स्वामीनाथन कहलाते हैं। अब देखिए 1987 में MS स्वामीनाथन को वर्ल्ड का पहला फूड प्राइज दिया गया, विश्व का प्रथम खाद्य पुरस्कार दिया गया। अब यहां पर देखेंगे 2023 की जब बात की जा रही है, यूनाइटेड नेशंस आपका जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका की हैली कुंद को यह पुरस्कार दिया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो हैली कुंद है 2023 का यह पुरस्कार हैली कुंद को दिया जाना है। तो कहां पर कहीं ना कहीं जो जानकारी हमारे पास है, हैली कुंद एक नाम है। अभी वर्तमान के संदर्भ में विश्व खाद्य पुरस्कार किसको दिया जाना है वो मैंने आपको यहां पर शेयर किया है। अगर यहां बात करें युद्धग्रस्त क्षेत्रों में कृषि के माध्यम से शांति व समृद्धि को बहाल करना, तो हैली कुंद जो नाम चर्चा में है, हैली
कुंद जो 2023 में जिनको विश्व खाद्य पुरस्कार वर्तमान का मिलेगा, उन्होंने किस क्षेत्र में काम किया है स्टूडेंट, कि एग्रीकल्चर के माध्यम से युद्धग्रस्त क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा को कायम करना और कहीं न कहीं विकास की विचारधारा को आगे बढ़ाना, इस क्षेत्र में हैली कुंद ने कार्य किया और इसीलिए उनको विश्व खाद्य पुरस्कार 2023 दिया जाना है। तो हम लोगों ने यहां पर स्टूडेंट इसके बारे में जाना है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, विश्व का पहला खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया था? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को दिया गया था। हरित क्रांति के वो जनक कहलाते हैं। अब देखिए एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में जो हम लोग यहां डिस्कस कर रहे हैं, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के संदर्भ में बात करेंगे। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का क्योंकि हाल ही में निधन हुआ है, किस क्षेत्र से जुड़े थे? कृषि वैज्ञानिक थे, हरित क्रांति के जनक थे। ये तो एक अच्छा क्वेश्चन है ही है। इसके अलावा हरित क्रांति के संदर्भ में कुछ फैक्ट पर अगर हम लोग बात करें, हरित क्रांति के जो मूल तत्व हैं, फंडामेंटल फीचर्स हैं स्टूडेंट, उनमें क्या तय किया गया था कि एक वर्ष में एक के बजाय 2 फसल प्राप्त करने का निर्णय किया गया। तो एक साल में एक के बजाय 2 फसलें प्राप्त करने का निर्णय किया गया। यह हरित क्रांति का मुख्य बिंदु था। तो एक साल में एक के बजाय 2 फसल प्राप्त करने का उद्देश्य किया गया। जो मुख्य फसलें थे स्टूडेंट, वो क्या था? गेहूं था, वो चावल था, वो ज्वार था, वो बाजरा था, वो मक्का थी। तो कुल मिलाकर जो मुख्य फसलें यहां पर मैं आपको यहां बता दूं, दलहन और तिलहन को हरित क्रांति से बाहर रखा गया। दलहन और तिलहन में तब से लेकर अब तक की बात करें तो जितना उन्नति होनी थी, जितना प्रोडक्शन बढ़ना था, वो नहीं बढ़ पाया। लेकिन दलहन और तिलहन को हरित क्रांति से बाहर रखा गया। तो दलहन तिलहन को हरित क्रांति से तो बाहर रखा गया। हरित क्रांति की मुख्य फसल गेहूं थी, चावल थी, ज्वार, बाजरा और मक्का रखी गई। तो जो फसलें इसमें शामिल की गई वो मैंने आपके साथ यहां पर शेयर की स्टूडेंट। गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का, ये वो फसलें हैं जो किसमें इंक्लूड की गई? ग्रीन रिवॉल्यूशन में इंक्लूड की गई। ये आपको ध्यान रखना है। और क्योंकि सबसे ज्यादा उत्पादन जो बढ़ा, लगभग 3 गुना उत्पादन हुआ गेहूं का, बाकी का 2 गुने के आसपास उत्पादन अन्य फसलों का यहां पर हुआ। तो अन्य फसलों की जब बात की जा रही है, इनमें लगभग 2 गुना के आसपास उनका उत्पादन बढ़ा। लेकिन जो सबसे ज्यादा उत्पादन बढ़ा वो किसका बढ़ा? गेहूं का बढ़ा। अतः इसलिए ग्रीन रिवॉल्यूशन को गेहूं क्रांति भी कहा जाता है। तो हरित क्रांति को किस अन्य नाम से जानते हैं? गेहूं क्रांति के नाम से जानते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा उत्पादन किसका बढ़ा था? 3 गुना के आसपास उत्पादन बढ़ चुका था। किसका? गेहूं का। तो गेहूं क्रांति के नाम से इसे जाना जाता है। अब देखिए एक बहुत अच्छे प्रश्न में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, पहले तो हम हरित क्रांति की बात कर रहे थे, हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात कर रहे थे, लेकिन एक समय के बाद डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने एक नया नाम दिया कि देश को अब हरित क्रांति के साथ साथ सदाबहार क्रांति की भी आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने एक नया नाम दिया था, एक नई क्रांति का नाम दिया था, और वो नाम क्या था स्टूडेंट? सदाबहार क्रांति। तो आपको हरित क्रांति के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन कहलाते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि सदाबहार क्रांति किसने दी या सदाबहार क्रांति का विचार किसके द्वारा दिया गया, तो वो विचार किसके द्वारा दिया गया था? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा दिया गया था। तो एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, तो हम एवरग्रीन रिवॉल्यूशन की जब बात करते हैं, सदाबहार क्रांति की बात कर रहे हैं, इसके जो मुख्य फीचर है उन पर मैं बात कर रहा हूं। आखिर ये सदाबहार क्रांति का विचार जो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा दिया गया, उसमें वो कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो, उसका एक्सपांशन भी होना चाहिए, प्रौद्योगिकी का विकास भी होना चाहिए, उसका प्रसार भी होना चाहिए, और पारिस्थितिक सिद्धांतों का एकीकरण भी इसमें शामिल होना चाहिए। तो इकोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाए। तो कहीं ना कहीं नई टेक्नोलॉजी को डेवलप तो किया जाए, पर इकोलॉजी के जो प्रिंसिपल हैं उनको ध्यान में रखा जाए, उनका एकीकरण भी इसके अंदर किया जाए। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि प्रोडक्शन उन्हीं का बढ़ाया जाए, ऐसे प्रोडक्ट का ही प्रोडक्शन बढ़ाया जाए जो पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित हो, तो एनवायरनमेंट की दृष्टि से सुरक्षित हो, ऐसे ही प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन हमें बढ़ाना है। तो प्रोडक्शन किन फसलों का बढ़ाया जाए, किन प्रोडक्ट का बढ़ाया जाए? जो एनवायरनमेंट के रेफरेंस से सेफ हो, पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित हो। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें आर्थिक रूप से व्यवहारार्थ हो, कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी दृष्टिकोण से भी अच्छी इनकम देने वाले हो, और
सामाजिक रूप से टिकाऊ हो और सामाजिक रूप से सोशल लेवल पर वो लंबे समय चलने वाले हो, ड्यूरेबल, स्टेबल हो, तो कुल मिलाकर सामाजिक रूप से वो टिकाऊ हो। ऐसे ही प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बढ़ाया जाना चाहिए। तो अगर हम लोग यहां पर बात करें तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस की बात करें तो यहां पर हमारे सामने कुछ अच्छे क्वेश्चंस में हम बात कर रहे हैं। हरित क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन थे। विश्व हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन ई बोरलॉग थे। इसके अलावा सदाबहार क्रांति का विचार किसके द्वारा दिया गया? वो किसके द्वारा दिया गया स्टूडेंट? आपके डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के द्वारा दिया गया। 2023 की जब हम लोग बात कर रहे हैं, 2023 का जो विश्व खाद्य पुरस्कार है वो किसको दिया जाना है? हेइडी कुंद को दिया जाना है। तो हेइडी कुंद को दिया जाना है। विश्व का पहला खाद्य पुरस्कार किसे मिला था? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को दिया गया था। तो आपके यहां पर एक से ज्यादा क्वेश्चंस की हम लोग बात कर रहे हैं जो इस आर्टिकल में हमने यहां पर शेयर किए, जो प्रतियोगी परीक्षा में आपके लिए सक्सेस का बेस बनेंगे। तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक का हाल ही में निधन हो गया है, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। इस पर दी गई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ, देवेश गुप्ता।